हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नाटक एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसका उद्भव ही मंचन के लिए हुआ है। अतः इसके लिए रंगमंच का होना आवश्यक है और इसी प्रकार रंगमंच एक ऐसा स्थल है जो इसी उद्देश्य से निर्मित हुआ है कि वहाँ किसी नाटक का मंच हो। यानी कि इन दोनों का संबंध एक दूसरे पर आश्रित है, अन्योन्याश्रित है। एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है। रंगमंच का तात्पर्य केवल रंगस्थली या रंग मंडप से नहीं है। इसकी परिधि में रंगशाला, नाटक, पात्र, वेशभूषा, अभिनय आदि सब आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने जाना नाटक और रंगमंच के विषय में। आज के अध्याय में हम इन दोनों के आपस के संबंध में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार ये एक दूसरे पर आश्रित है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं नाटक और रंगमंच किस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित है। नाटक के लिए रंगमंच का महत्व स्वीकार करते हुए मोहन राकेश लिखते हैं, लिखा गया नाटक हड्डियों के एक ढांचे की तरह है जिसे रंगमंच का वातावरण ही मांसलता प्रदान करता है। उनके अनुसार वस्तुतः नाटक रंगमंचीय विधा है और नाटक की यह परीक्षा रंगमंच पर होती है। नाटक को हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। नाटक जब मंचित होता है तो उसमें केवल पात्र ही नहीं बोलते, पूरा मंच बोलता है। मंच सज्जा, रूप सज्जा, वेशभूषा सभी कुछ बोलते हैं। यहाँ तक कि पात्रों का पूरा शरीर भी बोलता है। अतः जिस नाटक में जितनी ही अधिक मंचीय संभावनाएं होती हैं, वह नाटक उतना ही अधिक सफल होता है। और जो रंगमंच है वो कथ्य को व्यापकता के साथ अभिव्यक्त करता है और उसका प्रभाव भी दर्शकों पर गहरा पड़ता है, क्योंकि यह दर्शकों को सीधे कलाकृति से जोड़ता है। तो दोस्तों, रंगमंच एक ऐसा दृश्य और श्रव्य माध्यम है जिससे सभी ललित कथाएं समन्वित हो जाती हैं। दोस्तों, नाटक और रंगमंच का संबंध एक दूसरे पर आश्रित है। बिना रंगमंच के कोई भी नाटक अपूर्ण है और बिना नाटक के कोई भी रंगमंच। जो नाटककार रंगमंच की सीमाओं को जानता है और उनको दृष्टि में रख कर नाटक लिखता है, उसके नाटक प्रायः अधिक सार्थक और मंच के अनुकूल होते हैं। और मोहन राकेश के नाटक एवं उनकी सफलता का उदाहरण यदि हम अपने सामने रखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि नाटक और रंगमंच का अंतर संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। मोहन राकेश के तीनों ही नाटक एक रंगमंच से संयोजित हैं। पहला उनका आषाढ़ का एक दिन, जिसका कथ्य 3 अंकों में विभक्त है और तीनों ही अंक एक एक दृश्य है। अंकों का सेट मल्लिका के घर का कमरा है और जो मंत्र सज्जा है वो यथार्थवादी है, लेकिन उनके नाटकों में एक बार सेट लगा देने के बाद उसे फिर हटाना नहीं पड़ता। और इसी प्रकार उनका दूसरा नाटक लहरों के राजहंस भी 3 अंकों का नाटक है और सभी अंक एक एक दृश्य के हैं और उनका जो पूरा नाटक है वो सुंदरी के कक्ष में ही चलता है। और जो इस नाटक की मंत्र सज्जा है वो भी यथार्थवादी है। तीसरा नाटक आधे अधूरे नाटक का कथ्य 2 भागों में विभक्त है और दोनों भाग एक दृश्य के हैं। दोनों भागों के मध्य एक छोटा सा अंतराल एक विकल्प के रूप में दिखाया है। मंचबद्ध एक है सावित्री के घर का कमरा। और जो तीसरा नाटक है आधे अधूरे, इसकी नाटक की जो मंच सज्जा है वो भी काफी यथार्थवादी है। मोहन राकेश ने अपने तीनों नाटकों में मंच सज्जा, वेशभूषा और अभिनय के पर्याप्त निर्देश दिए हैं। आधे अधूरे नाटक में अभिनय से संबंधित निर्देश काफी विस्तृत हैं। उसका उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। हल्के अभिवादन के रूप में कोई सिर हिलाता है जिसके पीछे उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधलाकर अंधेरे में गुम हो जाती है और फिर उसके बाद क्या होता है, कमरे के अलग अलग कोने आलोकित होते हैं और हमें एक खाली कमरा दिखाई देता है जिसमें तिपाई पर पड़ा हुआ हाई स्कूल का कोई बैग है जिसमें से आधी कापियां और किताबें बाहर बिखरी हुई हैं। एक कुर्सी की पीठ पर उतरा हुआ पजामा झूल रहा है। उनके नाटकों की मंच सज्जा के विषय में बताने के लिए आपको यह मैं बता रही हूँ दोस्तों।
फिर एक स्त्री कुछ संभाले बाहर से आती है, चेहरे पर उसके दिन भर के काम की थकावट है और इतनी चीजों के साथ जो वो लेकर आई है उसको लेकर आने की उलझन है। वो आती है और आकर सारा सामान कुर्सी पर रखकर पूरे कमरे में एक नजर डालती है। मोहन राकेश के नाटकों में दिए गए रंग संकेत नाटककार की रंगमंच में गहरी पैठ के परिचायक हैं। मोहन राकेश ने अपने नाटकों में संतुलन त्रय पर भी ध्यान दिया है रखा है, यानी कि 3 तरह के संतुलन पर। पहला स्थान, काल और समय। आषाढ़ का एक दिन नाटक में अंकों के बीच कुछ वर्षों का अंतराल है, तो लहरों के राजहंस नाटक की पूरी कथा 24 घंटे की अवधि में संयोजित है और इसी प्रकार आधे अधूरे नाटक के बीच का अंतराल भी एक दिन का ही है और वे अपने नाटक के स्थान में कभी कोई परिवर्तन करते ही नहीं हैं। प्रत्येक नाटक एक स्थान पर ही घटित होता है। मोहन राकेश नाटक के वस्तु संयोजन में भी बड़े कुशल हैं। वे वस्तु को बड़े स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक ढंग से संयोजित करते हैं। कहीं कहीं वे पात्रों के प्रवेश के पूर्व ही उसकी भाव भूमि निर्मित कर देते हैं। इससे जो कथ्य है वो सहज ही गतिशील हो जाता है। दोस्तों, मोहन राकेश विचार को प्रायः संवेदन से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। इससे उनके नाटकों में नीरसता नहीं आ पाती और कहीं कहीं रोचक प्रसंगों की भी अवतारणा वो करते रहते हैं, पर यह प्रसंग मूल कथा से पूरी तरह जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस तरह से नाटक को कभी नीरस नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनकी जो मूल कथा है वो कभी भी नाटक में उससे हटते नहीं है। रंगमंचीय भाषा, शब्द की संगति और लय ध्वनि पर भी वे पूरा ध्यान रखते हैं। आधे अधूरे नाटक में सहज स्वाभाविक और गतिशील भाषा का जो प्रयोग है वो इसका एक सटीक उदाहरण है। मोहन राकेश की दृष्टि नाटक लिखने में पूरे रंग तंत्र पर रहती है। इस संदर्भ में जीवन प्रकाश जोशी का एक कथन है जो काफी उल्लेखनीय है। वो कथन मैं आपको बता रही हूँ। राकेश का दृश्य विधान रंगमंचीय साज सज्जा, अनुभवों की अभिव्यक्ति, सूचक स्थिति संकेत, वाद्य वादन यानी कि जो संगीत वगैरह उसका, स्वर संरचना, कथोपकथन, व्यवहारिक अथवा परिस्थिति जन्य प्रकट अंतर्द्वंद्व, उनकी भाषा शैली, चरित्र घटना की आंतरिक अन्विति, अवतार घटनाओं की संयोजना इस नाटककार के नाटकों को अधिकतर अंतः आस्वाद्य योग्य बनाए रखती है। यह कहना है जीवन प्रकाश जोशी का। मोहन राकेश वस्तु और शिल्प दोनों स्तर पर रंगमंच से संगति स्थापित करते हैं। उन्होंने अपने नाटकों में परंपरा और आधुनिकता का बहुत सुंदर समन्वय किया है। एक और रंगमंचीय भाषा उनके नाटकों में, तो दूसरी ओर आप उनके नाटकों में परिमार्जित भाषा का भी प्रयोग देखेंगे। मोहन राकेश के नाट्य लेखन के पीछे उनकी अनवरत साधना, रंगमंच के प्रति अटूट निष्ठा और कला के प्रति दायित्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों, मोहन राकेश 3 घटक लिखकर जो कार्य कर गए वह दर्जनों नाटक लिखने के बाद भी दूसरे नाटककार नहीं कर सके। तो दोस्तों, हमने जाना कि मोहन राकेश के नाटकों में किस प्रकार जो नाटक और रंगमंच है वो एक दूसरे पर पूरी तरह आश्रित है और कितना सुंदर उन्होंने संयोजन स्थापित किया है। उनके जो भी नाटक हैं वो तीनों ही नाटक रंगमंच पर बखूबी प्रस्तुत हुए हैं और उनकी मंच सज्जा, रूप सज्जा, अभिनय, पात्रों का जो भी वेशभूषा है, सभी कुछ सराहनीय है। तो दोस्तों, ये हमने जाना नाटक और रंगमंच किस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित हैं। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।